गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज लाइफ साइंस चैप्टर 1 टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय। चैप्टर के पार्ट 2 में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है इसकी परिभाषा बता दिए थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली पतली जाल के समान रचना जो आहार नाल के नीचे पाई जाती है, पूरे शरीर में फैल करके जाल जैसी रचना बनाती है और शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखती है। साथ में शरीर का वातावरण के साथ सामंजस्य बनाती है और शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करती है। उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो अब हम लोग देख लें टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसको CNS भी बोलते हैं, और दूसरा है PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले समझते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह तंत्र है जो शरीर के मध्य में पाया जाता है और इसका निर्माण होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन और रीढ़ रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से। रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड क्या है? यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग, नीचे का भाग है और यह एक खोखली नली के समान रचना होती है जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ रज्जु कहते हैं। और ब्रेन क्या है? मस्तिष्क। स्पाइनल कॉर्ड नीचे में पतली खोखली नली के समान रचना है और ऊपर जाकर फूलकर गोल रचना में बदल जाती है जिसे ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। तो हमारा ब्रेन और रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में स्थित है और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेकेंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से निकलता है और शरीर के बाहरी अंगों में फैला रहता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, SNS या सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ANS या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या हिंदी में इसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो पहले हम लोग समझ लें सोमेटिक नर्वस सिस्टम या SNS क्या है। तो यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला टाइप है और यह तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलकर शरीर के बाहरी अंगों में फैली रहती है। इसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ब्रेन से निकलने वाली सोमेटिक नर्वस सिस्टम को या सोमेटिक तंत्रिका तंत्र को हम लोग क्रेनियल या कपाल तंत्रिका कहते हैं और इसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। और स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ रज्जु से निकलने वाली सोमेटिक नर्वस सिस्टम को या सोमेटिक तंत्रिका तंत्र को स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं या मेरु तंत्रिका कहते हैं और इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। ब्रेन से निकलने वाली सोमेटिक नर्वस सिस्टम 12 जोड़ी है जिसे क्रेनियल या कपाल तंत्रिका कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिका जिसे स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका कहते हैं। रीढ़ रज्जु के दोनों तरफ 31 जोड़ी कशेरुक या वर्टिब्रा पाया जाता है और हर वर्टिब्रा से एक जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका निकलती है। तो स्पाइनल तंत्रिका की संख्या या मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी और ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल और कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी। 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका या कपाल तंत्रिका के नाम क्या क्या हैं, थोड़ा उसको भी देख लें। ऑल्फैक्टरी या घ्राण तंत्रिका, इसे सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व कहते हैं, संवेदी तंत्रिका। दूसरा है ऑप्टिक या दृष्टिक तंत्रिका, ये भी सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी न्यूरॉन है। तीसरा है ऑक्यूलोमोटर यानी ये चालक तंत्रिका या मोटर न्यूरॉन है। चौथा है ट्रॉक्लियर, ये भी मोटर या चालक न्यूरॉन है। पांचवा ट्राइजेमिनल, ये मिक्स न्यूरॉन है। छठा एब्डुसेंस
ये मोटर न्यूरॉन है। सातवीं जोड़ी कपाल तंत्रिका का नाम है ऑडिटरी या श्रवण तंत्रिका। ये भी संवेदी या सेंसरी न्यूरॉन है। 8th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व या क्रेनियल न्यूरॉन। 8वीं जोड़ी कपाल तंत्रिका है फेसियल, ये मिक्स्ड तंत्रिका है। ग्लॉसोफेरिंजियल 9वीं जोड़ी कपाल तंत्रिका, ये भी मिक्स्ड कपाल तंत्रिका है। 10वीं जोड़ी कपाल तंत्रिका का नाम है वेगस, ये भी मिश्रित या मिक्स्ड तंत्रिका है। 11वीं जोड़ी जो है स्पाइनल एसेसरी, या इसे चालक तंत्रिका कहते हैं। और 12वीं जोड़ी है हाइपोग्लोशल, ये भी एक चालक तंत्रिका है। तो इस तरह से 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका या कपाल तंत्रिका का नाम लिख दी हूँ। इसमें से कौन सी संवेदी तंत्रिका है, कौन सी चालक तंत्रिका है, कौन सी मिक्स तंत्रिका है। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका या क्रेनियल तंत्रिका पाई जाती है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला टाइप है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन से निकल रही है। और रीढ़ रज्जु से निकलती है 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व। और 31 जोड़ी स्पाइनल या मेरु तंत्रिका का नाम है। पहला 9 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका को सर्वाइकल तंत्रिका कहते हैं, जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। उसके बाद दूसरी 5 जोड़ी मेरु तंत्रिका को थोरैसिक तंत्रिका कहते हैं। इसकी संख्या 5 जोड़ी होती है, जो थोरैक्स यानी वक्ष से जुड़ी रहती है। थर्ड 5 जोड़ी लुम्बर तंत्रिका है, जो वेस्ट या कमर से जुड़ी रहती है। चौथी सैक्रल, इसकी संख्या 5 जोड़ी है, जो हिप से जुड़ी रहती है। और 5वीं है कॉक्सिक, जो टेल से जुड़ी रहती है, इसकी संख्या है 7 जोड़ी। इस तरह से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका रीढ़ रज्जु से निकलती है। इसे स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका भी कहते हैं। सर्वाइकल, थोरैसिस, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉक्सिक। सर्वाइकल 9 जोड़ी, थोरैसिस 5 जोड़ी, लुम्बर 5 जोड़ी, सैक्रल 5 जोड़ी और कॉक्सिक 7 जोड़ी। इस तरह से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका या स्पाइनल तंत्रिका रीढ़ रज्जु से निकलती है। और ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पहला टाइप है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो सीधे रीढ़ रज्जु से निकल करके शरीर के बाहरी अंगों में फैलती है। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, यह कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल से जुड़ी रहती है या इच्छित पेशी से जुड़ी रहती है। दूसरा टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ANS, या इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है? तो यह भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एक प्रकार का, जो शरीर के उत्तेजना की अवस्था में अनैच्छिक पेशी से बने अंगों को, जैसे आहार नाल, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, हार्ट, लंग, स्टोमक, किडनी के कार्यों को नियंत्रित करता है। और उत्तेजना खत्म होने के बाद फिर इन अनैच्छिक पेशी से बने अंगों को सामान्य अवस्था में लाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या है? यह एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जो उत्तेजित अवस्था में अनैच्छिक पेशी से बने अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे आहार नाल, हार्ट, किडनी, लंग, स्टोमक, इन सब के कार्यों को उत्तेजित अवस्था में नियंत्रित करता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये नर्व है जो उत्तेजित अवस्था में आए हुए अनैच्छिक अंगों को, अनैच्छिक पेशी से बने हुए अंगों को, जैसे आहार नाल, यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट, लंग, स्टोमक, किडनी, इन सब को फिर से सामान्य अवस्था में लाता है। इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम सीखने के बाद हम लोग देख लें कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र के अवयव,
यानी हमारा तंत्रिका तंत्र किस किस चीज़ से बना है। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक अवयव या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अलग हैं और क्रियात्मक अवयव यानी फंक्शनल कंपोनेंट अलग हैं। इसलिए तंत्रिका तंत्र में दो तरह के अवयव हैं, रचनात्मक अवयव या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और दूसरा है क्रियात्मक अवयव या फंक्शनल कंपोनेंट। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक अवयव यानी तंत्रिका तंत्र, हमारा तंत्रिका तंत्र किससे बना है, तो रचनात्मक अवयव तंत्रिका तंत्र के दो हैं, एक है न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन पूरे तंत्रिका तंत्र में 10% पाया जाता है, 10%। और न्यूरॉन क्या है, यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और पूरे तंत्रिका तंत्र में यह 10% पाया जाता है। और शेष 90% तंत्रिका तंत्र बना है न्यूरोग्लिया से। और न्यूरोग्लिया का कार्य है, जब कोई भी न्यूरॉन की कोशिका नष्ट हो जाती है तो यह न्यूरोग्लिया उसका स्थान ग्रहण कर लेती है और साथ ही यह फेगोसाइटिक होने के कारण जीवाणु का भक्षण करती है, शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु का भक्षण करती है और तंत्रिका तंत्र को सहारा देती है। अमेरुदंडी प्राणी यानी इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उसमें तंत्रिका तंत्र का कंपोनेंट या तंत्रिका तंत्र किससे किससे बना है, तो अमेरुदंडी प्राणी में तंत्रिका तंत्र की रचना बहुत सरल है। वो सिर्फ बना है नर्व से, नर्व गैंग्लियन से और सिनेप्स से। जबकि मेरुदंडी या वर्टिब्रेट प्राणी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें तंत्रिका तंत्र के कंपोनेंट क्या क्या हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका या क्रेनियल तंत्रिका, रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका या मेरु तंत्रिका, सिनेप्स, न्यूरॉन, ये सब मेरुदंडी में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देख लें तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक अवयव या फंक्शनल कंपोनेंट जो तंत्रिका तंत्र को कार्य करने में सहायता करता है। तो तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक अवयव 3 हैं। पहला है रिसेप्टर या इसे ग्राहक भी कहते हैं, दूसरा है इफेक्टर या वाहक और तीसरा है चालक या वाहक या उसे कंडक्टर भी कहते हैं। रिसेप्टर या ग्राहक क्या है? रिसेप्टर या ग्राहक मतलब वह अंग है जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करता है, इसलिए इन अंगों को ग्राहक या रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन या जिसे हम संवेदी अंग कहते हैं। और हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करते हैं। ऐसे अंगों को हम लोग रिसेप्टर या ग्राहक अंग कहते हैं। और ग्रहण करने के बाद ये अंग जुड़े रहते हैं संवेदी न्यूरॉन से और संवेदी न्यूरॉन के द्वारा संवेदना को नर्व आवेग के रूप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और मस्तिष्क में भेज देते हैं। दूसरा है इफेक्टर या वाहक। तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक अवयव है ये दूसरा अवयव। और किसे कहते हैं इफेक्टर या वाहक? वह अंग, शरीर का वह अंग जो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से प्रभावित होता है या वह अंग जिस पर बाह्य उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशी या मसल्स और ग्रंथियां या ग्लैंड, इसे हम लोग इफेक्टर या वाहक अंग कहते हैं। और तीसरा है क्रियात्मक अवयव या फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग चालक, वाहक या कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर या चालक या वाहक क्या है? यह संवेदना को यानी वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करना, वही है संवेदना जो परिवर्तन हो रहा है। यह संवेदना को संवेदी अंग से ग्रहण करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजती है संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, तथा सेरिब्रल नर्वस सिस्टम में तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब संवेदना पहुंच जाती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या रीढ़ रज्जु से आदेश उत्पन्न होता है और वह आदेश मोटर न्यूरॉन या चालक न्यूरॉन वापस प्रभावी अंगों में लाती है। इस पूरी क्रिया को, संवेदना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक संवेदी न्यूरॉन के द्वारा पहुंचाना
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उत्पन्न आदेश को प्रभावी अंगों में लाना, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं चालन या वहन या कंडक्शन। तो चालक या वाहक दो प्रकार के हैं। पहला है सेंसरी कंडक्टर और दूसरा है मोटर कंडक्टर। सेंसरी या संवेदी वाहक किसे कहते हैं? तो वह वाहक जो संवेदना को सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाता है, उसे सेंसरी कंडक्टर या संवेदी वाहक कहते हैं। और दूसरा है चालक वाहक या मोटर कंडक्टर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न आदेश को मोटर न्यूरॉन के द्वारा प्रभावी अंगों में भेजता है, उसे चालक वाहक कहते हैं। अब हम लोग देख लें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या न्यूरॉन की क्या रचना है। न्यूरॉन क्या है? तो यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन कितने भागों से मिलकर बना है? तो न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना है। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, साइटॉन, सोमा या सेंट्रॉन भी बोलते हैं। और दूसरा भाग है डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से निकलने वाली शाखा है डेंड्राइट। और तीसरा भाग है एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है? तो यह न्यूरॉन का ऊपर वाला भाग है और इस भाग की आकृति अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। ये गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है या तारे की आकृति का भी हो सकता है। न्यूरॉन के बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा, और यह एक तरह की जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में जैसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा या साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी तरह से न्यूरॉन के बाहरी आवरण को हम लोग न्यूरिलेमा कहते हैं। और न्यूरॉन के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है उसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर के जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह से न्यूरॉन के अंदर के जीव द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और यह एक जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका के समान इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। किंतु जंतु कोशिका में केंद्रक के ऊपर एक तारे की जैसी रचना पाई जाती है, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, और उसके अंदर 2 सेंट्रियोल रहता है, जो कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल या तुर्क का निर्माण करता है। अर्थात न्यूरॉन की कोशिका में केंद्रक के ऊपर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है। इसलिए सभी जंतु कोशिका में विभाजन होता है, किंतु न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और इसकी संख्या बचपन में जितनी रहती है, बड़े होने के बाद भी उतनी ही बनी रहती है। और एक कोशिका है हमारे शरीर की आरबीसी या लाल रक्त कणिका, जहाँ पर विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होने का कारण केंद्रक के ऊपर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, और इसके कारण न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होता जंतु कोशिका होने के बाद भी। और सेल बॉडी के मध्य में गोल आकृति का केंद्रक पाया जाता है। इसकी आकृति अंडाकार भी हो सकती है। इसके अलावा सेल बॉडी में न्यूरोप्लाज्म में दानेदार कण के समान रचना है, जिसे हम लोग निसल्स कण कहते हैं। और इस निसल्स कण का निर्माण आरएनए से और प्रोटीन से होता है। इसके अलावा न्यूरोप्लाज्म में पतले धागे के समान रचना दिखाई दे रही है, जिसे न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। और इस तरह से सेल बॉडी या साइटोन में कौन कौन सी रचना है, बाहर से अंदर की तरफ हम देखें, सबसे बाहर न्यूरिलेमा, उसके अंदर भरा हुआ जीव द्रव्य न्यूरोप्लाज्म, केंद्रक, जंतु कोशिका के समान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, निसल्स कण जो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, न्यूरोप्लाज्म में दानेदार कण के समान रचना, और पाई जाती है पतले धागे के समान रचना, जिसे न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। तो इस तरह से सेल बॉडी में क्या क्या रचना पाई जाती है समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेल बॉडी का कार्य क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के ऊपर डेंड्रॉन और डेंड्राइट पाया जाता है, और ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट जो है हमारे ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग से सीधे जुड़ा रहता है।
और ज्ञानेंद्रिय जब उद्दीपन को ग्रहण करती है, वातावरण में परिवर्तन को ग्रहण करती है, तो उस परिवर्तन को या उद्दीपन को संवेदी अंग से डेंड्रॉन और डेंड्राइट ग्रहण करके उसे सेल बॉडी या साइटोन में भेज देते हैं, और सेल बॉडी और साइटोन उस उद्दीपन को एक्सॉन में भेज देता है। तो सेल बॉडी का कार्य है यह उद्दीपन को डेंड्रॉन और डेंड्राइट से ग्रहण करके एक्सॉन में भेज देता है। अब हम लोग देख लें न्यूरॉन का दूसरा भाग, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है? तो सेल बॉडी के ऊपर से निकलने वाले अनेक छोटी पतली शाखाओं को हम डेंड्रॉन बोलते हैं, और डेंड्रॉन से फिर पतली पतली शाखा निकलती है जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्रॉन में निसेल्स कण पाया जाता है। और डेंड्रॉन और डेंड्राइट ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। तो इनका कार्य क्या है? ये उद्दीपन को संवेदी अंग से ग्रहण करते हैं और उसे न्यूरॉन के सबसे पहले भाग सेल बॉडी में भेज देते हैं। यह है सेल बॉडी। सेल बॉडी से ऊपर की तरफ अनेक पतली छोटी शाखा निकलती है जिसे डेंड्रॉन कहते हैं, और डेंड्रॉन की शाखा को डेंड्राइट कहते हैं। और डेंड्रॉन और डेंड्राइट त्वचा संवेदी अंग से सीधे जुड़ा रहता है और संवेदी अंग से संवेदना को ग्रहण करके सेल बॉडी में भेज देता है। अब हम लोग देख लें न्यूरॉन का तीसरा भाग एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? तो सेल बॉडी के ऊपर से अनेक छोटी पतली शाखा निकलती है जिसे डेंड्रॉन कहते हैं, किंतु नीचे में न्यूरॉन के सेल बॉडी से एक लंबा मोटा प्रवर्धन निकलता है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन में बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है। पहला है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक क्या है? तो सेल बॉडी का वह भाग जहाँ से एक्सॉन निकलता है उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। इसके बाद एक्सॉन के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है इसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद एक्सॉन 2 या 2 से अधिक आवरण से घिरा रहता है, इसलिए एक्सॉन को हम लोग, और एक्सॉन 2 या 2 से अधिक आवरण से घिरे होने के कारण मोटा हो जाता है, इसलिए एक्सॉन को हम लोग नर्व भी कहते हैं। एक्सॉन में 3 आवरण पाए जाते हैं। एक्सोप्लाज्म के बाहर जो सबसे भीतरी आवरण है एक्सॉन का, जिसे एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा एक्सॉन का सबसे भीतरी आवरण है और यह एक्सोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर कर रखता है। एक्सॉन का मध्य वाला आवरण को हम लोग माइलिन या मेडुलरी शीथ बोलते हैं, जो मोटा होता है और जगह जगह पर संकुचित होकर के गांठ जैसी रचना बनाता है, जिसे नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर की गांठ कहते हैं। किसी किसी एक्सॉन में माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ पाया जाता है। बीच वाला आवरण या माइलिन शीथ, मेडुलरी शीथ पाया भी जाता है, नहीं भी पाया जाता है। तो जिस एक्सॉन में माइलिन या मेडुलरी शीथ पाया जाता है उसे माइलिनेटेड या मेडुलेटेड एक्सॉन नर्व कहते हैं, और जिस एक्सॉन में माइलिन या मेडुलरी शीथ अनुपस्थित रहता है उसे नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन नर्व कहते हैं। और एक्सॉन का सबसे बाहरी आवरण है न्यूरिलेमा, और एक्सॉन पे पाया जाता है स्वान कोशिका। स्वान कोशिका एक्सॉन पर कहाँ है? तो सबसे बाहरी आवरण न्यूरिलेमा और सबसे मध्य आवरण माइलिन शीथ के बीच में अंडाकार कोशिका पाई जाती है, जिसमें केंद्रक भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसे स्वान कोशिका कहते हैं, और ये स्वान कोशिका न्यूरिलेमा का निर्माण करती है और नोड ऑफ रेनवियर यानी रेनवियर के गांठ का भी निर्माण करती है, अर्थात माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ का भी निर्माण करती है। नोड ऑफ रेनवियर क्या है? तो एक्सॉन का माइलिन शीथ
जो बीच वाला आवरण है माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ जगह जगह पर संकुचित होकर के गांठ जैसी रचना बनाता है जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और जिस एक्सॉन में नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है उस एक्सॉन में सूचना का प्रवाह नर्व इम्पल्स के रूप में बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वहाँ पर गांठ होने के कारण सूचना एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जंप करती है। और एक्सॉन में शाखा नहीं पाई जाती, किंतु कभी कभी एक्सॉन में शाखा दिखाई देती है जिसे एक्सॉन अक्ष शाखा कहते हैं। और जहाँ पर एक्सॉन खत्म होता है, एक्सॉन के अंतिम भाग को एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंड कहते हैं, जिसका निचला सिरा फूला हुआ होता है जिसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और पोस्ट सिनेप्टिक नोब चारों तरफ से पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है। तो हम लोग एक्सोप्लाज्म में एक्सॉन में क्या क्या रचना पाई जाती है। एक्सॉन हीलॉक। एक्सॉन हीलॉक क्या है? साइटन का भाग है जहाँ से एक्सॉन निकल रहा है। एक्सॉन के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सॉन चारों तरफ से संयोजी ऊतक से बना हुआ 2 या 2 से अधिक आवरण से ढका रहता है। एक्सॉन के आवरण को अंदर से बाहर क्या क्या नाम है? सबसे भीतरी आवरण है एक्सोलेमा, जो एक्सॉन के जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरती है, यानी एक्सोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरती है। एक्सॉन के बीच वाला आवरण को हम लोग माइलिन या मेडुलरी शीथ कहते हैं। शीथ मतलब आवरण। यह एक्सॉन का मध्य वाला आवरण है, मोटा होता है। और सबसे बाहर एक्सॉन के जो आवरण पाया जाता है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। और जिस एक्सॉन में माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ पाया जाता है उस एक्सॉन को माइलिनेटेड या मेडुलेटेड नर्व कहते हैं। और माइलिनेटेड या मेडुलेटेड लेयर या आवरण पाए जाने के कारण यह जगह जगह पर नोड ऑफ रेनवियर या गांठ जैसी रचना बनाती है। और जिस न्यूरॉन में नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है उस न्यूरॉन में सूचना का प्रवाह बहुत ही तेज़ी से होता है। और कुछ कुछ एक्सॉन हैं जिसमें बीच वाला आवरण यानी माइलिन या मेडुलरी शीथ अनुपस्थित रहता है, इसलिए उसे नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन नर्व कहते हैं। और इसमें माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ अनुपस्थित होने के कारण इस एक्सॉन पर नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर की गांठ नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के न्यूरॉन में सूचना का प्रवाह बहुत ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि सूचना नर्व इम्पल्स के रूप में जंप नहीं करती नोड ऑफ रेनवियर नहीं होने के कारण। अब हम लोग देख लें स्वान कोशिका। स्वान कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो एक्सॉन के न्यूरिलेमा तथा माइलिन शीथ के बीच में अंडाकार और केंद्रक युक्त कोशिका को स्वान कोशिका कहते हैं। और स्वान कोशिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पाया जाता है उस न्यूरॉन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में स्वान कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में न्यूरिलेमा नहीं पाया जाता है, क्योंकि स्वान कोशिका न्यूरिलेमा का निर्माण करती है आवरण का। इसके अलावा मेडुलरी या माइलिन शीथ का भी निर्माण करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में स्वान कोशिका नहीं होने के कारण न्यूरिलेमा भी नहीं पाया जाता सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में। इसके अलावा मेडुलरी या माइलिन शीथ भी नहीं पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में। किंतु मेडुलरी या माइलिन शीथ का निर्माण सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में उस समय कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान कोशिका पाई जाती है, जिसके कारण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में स्वान कोशिका न्यूरिलेमा तथा मेडुलरी आवरण का निर्माण करती है। एक्सॉन से शाखा नहीं निकलती, जैसे डेंड्रॉन से शाखा निकलती है जिसे डेंड्राइट कहते हैं। एक्सॉन कभी कभी एक्सॉन से शाखा निकलती है जिसे एक्सॉन अक्ष शाखा कहते हैं। और एक्सॉन के अंतिम भाग को हम लोग एक्सॉन एंड या एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन ब्रश कहते हैं, जिसका अंतिम सिरा फूला हुआ होता है जिसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल रहता है और पोस्ट सिनेप्टिक नोब पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। और सिनेप्टिक वेसिकल जो पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भरा रहता है जो सूचना के प्रवाह को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तेज़ी से करता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस का नाम है एसिटाइल कोलिन।
तो अभी हम लोग देखें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन तीन भागों से मिलकर बना है, सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सॉन। सेल बॉडी न्यूरॉन का ऊपर वाला भाग है। इसका आकार अनियमित होता है, गोल, अंडाकार, तारे के जैसा। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। यह चारों तरफ से जिस आवरण से घिरा रहता है उसे न्यूरिलेमा कहते हैं। इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा है सेल बॉडी के अंदर उसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। जंतु कोशिका के समान इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम सभी पाया जाता है। मध्य में गोल और अंडाकार आकृति का केंद्रक है। इसके अलावा न्यूरोप्लाज्म में दानेदार कणके जैसी रचना है जिसे निसिल्स ग्रेनुल्स कहते हैं। निसिल्स ग्रेनुल्स आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा न्यूरोप्लाज्म में दानेदार पतले धागे के समान रचना पाई जाती है जिसे न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। सेल बॉडी का कार्य है डेंड्रॉन और डेंड्राइट से लाए हुए उद्दीपन को एक्सॉन में ग्रहण करके एक्सॉन में भेजना। दूसरा भाग है डेंड्रॉन। तो सेल बॉडी में ऊपर से अनेक छोटी पतली शाखा निकलती है जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं, और डेंड्रॉन की शाखाओं को फिर से डेंड्राइट कहते हैं। और ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट जो है हमारे संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियों से या ग्राहक कोशिका से सीधे जुड़ा रहता है, ग्राहक अंगों से जुड़ा रहता है, और वहाँ से संवेदना को ग्रहण करके उसे सेल बॉडी में पहुँचाता है। डेंड्रॉन में भी निसिल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। तीसरा भाग है न्यूरॉन का एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? तो सेल बॉडी में नीचे से निकलने वाला एक लंबा मोटा प्रवर्धन को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन की संख्या न्यूरॉन में 1 है। एक्सॉन में कई भाग पाए जाते हैं। पहला भाग है एक्सॉन हिलॉक। सेल बॉडी के जिस भाग से एक्सॉन निकलता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और एक्सॉन 2 या 2 से अधिक आवरण से घिरा रहता है। सबसे भीतरी आवरण को बोलते हैं एक्सोलेमा, बीच वाले आवरण को माइलिन शीथ और सबसे बाहर वाले आवरण को बोलते हैं न्यूरोलेमा। इसके अलावा एक्सॉन पर स्वान कोशिका पाई जाती है, न्यूरोलेमा और माइलिन शीथ के बीच में अंडाकार कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और यह स्वान कोशिका न्यूरोलेमा आवरण और माइलिन शीथ का निर्माण करती है। और सबसे बाहरी आवरण है एक्सॉन का, न्यूरोलेमा। एक्सॉन 2 या 2 से अधिक आवरण से घिरा रहता है, इसलिए एक्सॉन को हम लोग नर्व भी कहते हैं। इसके अलावा एक्सॉन में पाई जाती है नोड ऑफ रेनवियर या गांठ जैसी रचना। तो एक्सॉन का जो मध्य आवरण है माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ, जो बीच बीच में संकुचित होकर के गांठ जैसी रचना बनाता है जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और नोड ऑफ रेनवियर जिस न्यूरॉन में पाया जाता है उस न्यूरॉन में सूचना का प्रवाह तेज़ी से होता है, क्योंकि सूचना जब एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में आती है तो नोड ऑफ रेनवियर के पास जंप कर जाती है। इसके बाद एक्सॉन से शाखा नहीं निकलती, कभी कभी किसी एक्सॉन से शाखा निकलती है तो जिसे एक्सॉन अक्ष शाखा कहते हैं। और एक्सॉन जहाँ ख़त्म होता है उस भाग को एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंड या एक्सॉन ब्रश कहते हैं, जिसका अंतिम सिरा फुला हुआ होता है जिसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और यह पोस्ट सिनेप्टिक नोब जो है पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, और इस पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर पाया जाता है सिनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइल कोलिन, जो सूचना को नर्व इम्पल्स या नर्व आवेग के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तेज़ी से भेजता है। अब हम लोग देख लें न्यूरॉन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना और कार्य के आधार पर न्यूरॉन को निम्न भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर न्यूरॉन हैं 4 प्रकार के। ए पोलर, ए मतलब होता है अनुपस्थित, पोल मतलब ध्रुव। तो जब न्यूरॉन के किसी भी ध्रुव से कोई भी प्रवर्धन यानी एक्सॉन और डेंड्रॉन नहीं निकलता उसे ए पोलर न्यूरॉन कहते हैं। जैसे ये ए पोलर न्यूरॉन है, साइटोन है, मगर उससे कोई भी एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं निकला। यूनिपोलर, यूनि मतलब होता है एक, पोल मतलब ध्रुव। जब सेल बॉडी के एक ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन निकलता है और कोई डेंड्रॉन नहीं निकलता तो उसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। जैसे ये सेल बॉडी, इसे नीचे की तरफ एक एक्सॉन निकला हुआ है, और यह यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रायोलॉजिकल या भ्रूणीय अवस्था में मनुष्यों में पाया जाता है, और बड़े होने पर यह यूनिपोलर न्यूरॉन मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय न्यूरॉन में बदल जाता है। तीसरा है बाइपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब 2, पोल मतलब ध्रुव। जब न्यूरॉन के साइटोन के दोनों ध्रुव से, मतलब एक ध्रुव से एक एक्सॉन निकलता है और दूसरे ध्रुव से
एक डेंड्रॉन निकलता है, उसे बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और बाइपोलर या द्विध्रुवीय न्यूरॉन रेटिना, आँख के रेटिना पर और नाक की घ्राण तंत्रिका या ऑल्फैक्टरी नर्व में पाई जाती है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जब मल्टी मतलब बहुत सारे, एक ध्रुव से बहुत सारे डेंड्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन निकलता है, उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन है, एक ध्रुव से बहुत सारा डेंड्रॉन और एक ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन निकला हुआ है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। कार्य के आधार पर अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा गया है। सेंसरी या संवेदी न्यूरॉन। सेंसरी या संवेदी न्यूरॉन किसे कहेंगे? वह न्यूरॉन जो संवेदना को संवेदी अंग से ग्रहण करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या मस्तिष्क में ले जाता है। अर्थात संवेदना किधर से किधर जा रही है? शरीर के बाहरी अंग से मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु की तरफ यानी शरीर के अंदर जा रही है। इसलिए सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन को हम लोग एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। जैसे घ्राण तंत्रिका ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन, ऑप्टिक न्यूरॉन दृष्टि तंत्रिका, ऑडिटरी न्यूरॉन या श्रवण तंत्रिका, ये सब सेंसरी या संवेदी न्यूरॉन के उदाहरण हैं। यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर की कपाल तंत्रिका। दूसरा है मोटर या चालक न्यूरॉन। वह न्यूरॉन जब संवेदना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाती है संवेदी न्यूरॉन के द्वारा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आदेश उत्पन्न होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वह आदेश, जो न्यूरॉन आदेश को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व आवेग के रूप में प्रभावित अंगों तक लाता है, उस न्यूरॉन को हम लोग चालक न्यूरॉन कहते हैं। और यह आदेश को अंदर से बाहर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावी अंग यानी मांसपेशी और ग्रंथि में लाता है, इसलिए इसे एफरेंट नर्व भी कहते हैं। इफरेंट नर्व कहते हैं, यहाँ गलत लिख दी हूँ, इफरेंट नर्व कहते हैं। जैसे ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल, ये सब मोटर या चालक न्यूरॉन के उदाहरण हैं। इसके अलावा मिक्स न्यूरॉन, कुछ न्यूरॉन जो संवेदी और चालक दोनों न्यूरॉन का कार्य करते हैं, उसे मिक्स न्यूरॉन कहते हैं। जैसे फेशियल न्यूरॉन, फेशियल नर्व, वेगस नर्व, ये सब है। इन्हें इंटर न्यूरॉन या एडजस्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लें नर्वस पाथवे या तंत्रिकीय मार्ग का फ्लो चार्ट। जैसे ऑन हियरिंग द डोरबेल हाउ डू यू रिस्पॉन्स, जब हम लोग को डोरबेल या दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कैसे करते हैं। तो यहाँ पर घंटी की आवाज़, डोरबेल की आवाज़ उद्दीपन का काम करती है। डोरबेल बजने से साउंड उत्पन्न होता है, यह साउंड जो है ये हमारे लिए उद्दीपन है। इस उद्दीपन को ग्रहण करती है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, रिसिप्ट बाय ईयर। कान द्वारा ये साउंड, डोरबेल की साउंड को कान ग्रहण करते हैं, सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, इसे हम ग्राहक अंग भी कहते हैं। और कान इस ध्वनि को ग्रहण करके सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका, और कौन सी संवेदी तंत्रिका जो कान से मस्तिष्क तक जुड़ी हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं श्रवण तंत्रिका या ऑडिटरी तंत्रिका, के द्वारा सुनने की संवेदना को, डोरबेल की संवेदना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जा देती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आदेश उत्पन्न होता है और वह आदेश फिर नर्व इम्पल्स के रूप में चालक न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावी अंग या प्रभावी अंगों में लाता है, इफेक्टर ऑर्गन में लाता है, जैसे मांसपेशी में, पैरों की मांसपेशी में। और हम लोगों में प्रतिचार या रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है और हम उठकर दरवाज़ा खोलते हैं। अब हम लोग देख लें नर्व क्या है। न्यूरॉन जब चारों तरफ से संयोजी ऊतक से बने हुए 2 या 2 से अधिक आवरण से घिर जाता है तो उसे नर्व कहते हैं। टाइप्स ऑफ नर्व, नर्व के प्रकार कितने तरह के होते हैं, तो जैसे न्यूरॉन को 2 भागों में बांटा गया था रचना के अनुसार, कार्य के अनुसार, उसी तरह से नर्व भी 2 प्रकार के हैं, रचना के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के अनुसार। रचना के अनुसार नर्व 2 प्रकार के हैं, मेडुलेटेड या माइलिनेटेड नर्व
और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड नर्व। हम लोग एक्सॉन में पढ़े थे, एक्सॉन में 2 या 2 से अधिक आवरण है, इसलिए एक्सॉन को भी नर्व कहते हैं। तो किसी किसी एक्सॉन में बीच वाला आवरण माइलिन या मेडुलरी आवरण उपस्थित रहता है, किसी आवरण में नहीं पाया जाता है। तो एक्सॉन या नर्व जिसमें बीच वाला आवरण माइलिन या मेडुलरी आवरण पाया जाता है, जिसे हम मेडुलेटेड या माइलिनेटेड नर्व कहते हैं। और माइलिन या मेडुलरी आवरण पाए जाने के कारण इस न्यूरॉन में नोड ऑफ रेनबियर बन जाता है, जिससे सूचना का प्रवाह तेजी से होता है। वह नर्व या एक्सॉन जिसमें माइलिन या मेडुलरी आवरण अनुपस्थित रहता है उसे नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड नर्व कहते हैं। और माइलिन या मेडुलरी आवरण ना होने के कारण इसमें नोड ऑफ रेनबियर भी नहीं बनता इस न्यूरॉन में, और जिससे सूचना का प्रवाह धीमी गति से होता है इस न्यूरॉन के द्वारा। अब हम लोग कार्य के अनुसार देख लें, अकॉर्डिंग टू फंक्शन नर्व कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे न्यूरॉन 3 प्रकार का था, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, उसी तरह से नर्व भी हो जाएगा सेंसरी नर्व या संवेदी नर्व या एफरेंट नर्व, दूसरा है चालक या मोटर या एफरेंट नर्व, और तीसरा है मिक्स्ड या एडजस्टर या इंटर न्यूरॉन। संवेदी नर्व का उदाहरण जैसे घ्राण तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, ऑडिटरी श्रवण तंत्रिका। उसी तरह से चालक या मोटर या एफरेंट नर्व का उदाहरण है ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। 1, 2 और 7 जोड़ी कपाल तंत्रिका या क्रेनियल तंत्रिका को सेंसरी या संवेदी नर्व कहते हैं। 3, 4, 6, 11, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका या क्रेनियल तंत्रिका को चालक या मोटर तंत्रिका कहते हैं। और 8 नंबर और 10 नंबर जोड़ी वाली कपाल तंत्रिका या क्रेनियल तंत्रिका, फेसियल और वेगस, ये मिक्स्ड या एडजस्टर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन का उदाहरण है। तो सेंसरी या एफरेंट नर्व या संवेदी नर्व किसे कहते हैं? तो सेंसरी नर्व या संवेदी नर्व जो है ये संवेदी न्यूरॉन से बनता है। जब संवेदी न्यूरॉन 2 या 2 से अधिक आवरण से घिर जाता है या चारों तरफ से संयोजी ऊतक से बना हुआ आवरण से घिर जाता है तो उसे संवेदी नर्व कहते हैं। और यह संवेदी नर्व संवेदना को संवेदी अंग यानी ज्ञानेंद्रियों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और मस्तिष्क में ले जाता है। अर्थात संवेदना शरीर के बाहरी अंग यानी ज्ञानेंद्रियों से शरीर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, इसलिए इस सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी कहते हैं। दूसरा है मोटर या एफरेंट नर्व या चालक नर्व। चालक नर्व बनता है चालक न्यूरॉन से। जब चालक न्यूरॉन संयोजी ऊतक से चारों तरफ से घिर जाते हैं, मोटा हो जाता है तो उसे चालक नर्व कहते हैं। और यह चालक नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न आदेश को प्रभावी अंगों में लाता है। अर्थात आदेश अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर यानी प्रभावी अंग में आते हैं, इसलिए मोटर नर्व को इफरेंट नर्व भी कहते हैं। मिक्स्ड और इंटर नर्व या एडजस्टर नर्व किसे कहते हैं? तो जब नर्व संवेदी और चालक दोनों नर्व का कार्य करती है तो उसे मिक्स्ड या इंटर नर्व या एडजस्टर नर्व कहते हैं। गैंग्लियन या नर्व ग्रंथि क्या है? तो न्यूरॉन, जब बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ हैं तो न्यूरॉन के साइटोन के समूह, न्यूरॉन का साइटोन सब आपस में मिल करके एक समूह बनाता है। तो न्यूरॉन के साइटोन के समूह को हम लोग गैंग्लियन या नर्व ग्रंथि कहते हैं। गैंग्लियन या नर्व ग्रंथि का क्या कार्य है? तो यहाँ पर नर्व आवेग या नर्व इम्पल्स उत्पन्न होता है और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन का भी स्राव होता है। इसके बाद सिनेप्स क्या है? तो जहाँ पर एक न्यूरॉन ख़त्म होता है वहाँ पर दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ करके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं और संवेदना एक न्यूरॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उत्पन्न आदेश फिर प्रभावी अंगों में चालक न्यूरॉन के द्वारा वापस आता है। तो सिनेप्स क्या है? जब 2 न्यूरॉन एक दूसरे से कार्य करने के लिए जुड़ते हैं तो दोनों न्यूरॉन के कार्यात्मक जोड़ को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। या जब पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंड या एक्सॉन ब्रश का फूला हुआ सिरा यानी पोस्ट सिनेप्टिक नोक की पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट यानी ग्राहक पर उपस्थित प्री सिनेप्टिक नोक की प्री सिनेप्टिक झिल्ली से
जुड़ा रहता है, जिससे सूचना या संवेदना नर्व आवेग के रूप में आसानी से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चली आती है। तो दो न्यूरॉन के जोड़ को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर सिनेप्स की बनावट देख लें। इसमें दो न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन का अंतिम भाग जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन एंड या एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन ब्रश, और एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंड का भी अंतिम सिरा फूला हुआ होता है जिसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और यह पोस्ट सिनेप्टिक नोब जो है चारों तरफ से पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। और दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन का पहला भाग यानी ग्राहक कोशिका डेंड्राइट, इसका भी ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है जिसे प्री सिनेप्टिक नोब कहते हैं, और यह भी चारों तरफ से प्री सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है। और जब दोनों न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक आवरण तथा प्री सिनेप्टिक आवरण एक दूसरे से जुड़ जाता है तो न्यूरॉन के इस जोड़ को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। किंतु सभी न्यूरॉन में दोनों आवरण पूरी तरह से जुड़ा नहीं रहता, दोनों के बीच में एक दरार जैसी रचना पाई जाती है जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। इस दरार में न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन भरा रहता है जो सूचना के प्रवाह को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तेज़ी से करता है। तो अब हम लोग देख लें टाइप्स ऑफ सिनेप्स या सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है? तो इस सिनेप्स में पहले न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली दूसरे न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से पूरी तरह से जुड़ी रहती है, और इस तरह के सिनेप्स में कोई भी सिनेप्टिक दरार नहीं है जिससे दोनों न्यूरॉन के बीच में सूचना का प्रवाह तेज़ी से हो जाता है। किंतु इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत रेयर होता है मनुष्य में। दूसरा है केमिकल सिनेप्स। इस सिनेप्स में पहले न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली दूसरे न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से लगता है जुड़ी हुई है, किंतु पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं रहती। उन दोनों झिल्ली के बीच में दरार है जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं, और इस दरार में न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन भरा रहता है जिसके द्वारा सूचना का प्रवाह पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है, और जिसके कारण सूचना का प्रवाह इस तरह के न्यूरॉन में केमिकल सिनेप्स के कारण देरी से होता है। हाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स बाय केमिकल सिनेप्स। किस प्रकार सिनेप्स के द्वारा सूचना का प्रवाह होता है? तो फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन एंड के पोस्ट सिनेप्टिक नोब में ये पहला न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक नोब है जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। जब एक्सॉन हिलॉक में नर्व आवेग उत्पन्न हो रहा है और नर्व आवेग एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन के अंतिम भाग एक्सॉन एंड में पहुंचता है, एक्सॉन एंड के पोस्ट सिनेप्टिक नोब में आता है, तो उस समय में पोस्ट सिनेप्टिक नोब में जैसे ही नर्व आवेग आता है, कैल्शियम गेटेड चैनल जो है वो खुल जाता है और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर कैल्शियम प्रवेश करने लगता है बाहर से अंदर की तरफ, जिसके कारण पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल थी वो पोस्ट सिनेप्टिक नोब से बाहर निकलने लगती है और फट जाती है, जिससे उसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन निकलता है, जो दूसरे न्यूरॉन के ग्राहक डेंड्राइट के प्री सिनेप्टिक नोब द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इस तरह से सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ जाती है। यहाँ पर सिनेप्स का चित्र दी हूँ। जब दो न्यूरॉन एक दूसरे से कार्य करने के लिए जुड़ जाते हैं तो उस जोड़ को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। या पहले न्यूरॉन का एक्सॉन एंड दूसरे न्यूरॉन के पहले भाग यानी डेंड्राइट से जुड़ जाता है तो उसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के द्वारा सूचना का प्रवाह कैसे होता है? तो ये एक्सॉन की रचना है। ये एक्सॉन हिलक का भाग है जहाँ से सेल बॉडी का भाग जहाँ से एक्सॉन निकलता है। तो एक्सॉन हिलक से नर्व आवेग या संवेदना एक्सॉन के अंतिम भाग पोस्ट सिनेप्टिक नोब में आती है। पोस्ट सिनेप्टिक नोब चारों तरफ से पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर
सिनेप्टिक वेसिकल्स है। जैसे ही सूचना एक्सॉन एंड के पोस्ट सिनेप्टिक नोब में आती है, ये कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल जो है खुल जाता है, जिससे कैल्शियम पोस्ट सिनेप्टिक नोब के अंदर प्रवेश कर जाता है और कैल्शियम के प्रवेश करते ही सिनेप्टिक वेसिकल्स पोस्ट सिनेप्टिक नोब से बाहर निकल जाता है, सिनेप्टिक दरार में आ जाता है और फट जाता है, जिससे उसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है और ये दूसरे न्यूरॉन का ग्राहक भाग है डेंड्राइट, जिसके ग्राहक भाग फूले हुए ऊपरी सिरा फूला हुआ रहता है, जिसे प्री सिनेप्टिक नोब कहते हैं। प्री सिनेप्टिक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है प्री सिनेप्टिक नोब। पोस्ट और प्री सिनेप्टिक नोब के बीच में सिनेप्टिक दरार है, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल आ जाने से सिनेप्टिक वेसिकल फट जाता है, एसिटाइल कोलिन उससे बाहर निकलता है और जो डेंड्राइट के प्री सिनेप्टिक नोब के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस तरह से सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व आवक के रूप में पहुंच जाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वहाँ रचना के अनुसार न्यूरॉन का भाग बताए थे। एपोलर मतलब जिसके कोई भी ध्रुव से कोई भी न्यूरॉन नहीं निकलता है। यूनिपोलर जिसके एक ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन निकलता है, सेल बॉडी के एक ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन निकलता है, उसे यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, किंतु जैसे ही हम लोग परिपक्व हो जाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन में बदल जाता है। बाइपोलर न्यूरॉन जहाँ पर सेल बॉडी के एक ध्रुव से एक डेंड्रॉन और दूसरे ध्रुव से एक एक्सॉन निकलता है, उसे बाइपोलर या द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे आँख के रेटिना में और ऑप्टिक नर्व में यानी दृष्टि तंत्रिका में पाई जाती है। और स्यूडो यूनिपोलर तो लगता है कि इसमें एक ही ध्रुव से एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन निकल रहा है। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स यूनिपोलर। और चौथा है मल्टीपोलर, जिसके एक सेल बॉडी के एक ध्रुव से बहुत सारे डेंड्रॉन और एक निचले वाले ध्रुव से सिर्फ एक एक्सॉन निकलता है, उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और इस तरह से आज नर्वस सिस्टम का पूरा डिस्कशन कर दी, सुनने से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।